गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम्स स्टडी सेंटर। दिस इज ए गुड्डू कुमार। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन योर चैप्टर कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन ए डेमोक्रेसी। यानी कि बच्चों, आज जो हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन ए डेमोक्रेसी। यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ये जानेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष क्या होता है। आज से जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जो अध्याय पढ़ेंगे, इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि कंपटीशन क्या होता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा क्या होता है, और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष क्या होता है इस लोकतंत्र में। तो इस चैप्टर का नाम क्या होगा? कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन ए डेमोक्रेसी। यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष क्या होता है। और इस चैप्टर पर आज मेरा ये पहला वीडियो होगा दोस्तों। ये कौन सा पार्ट होगा? पहला पार्ट होगा। लेसन 3 है बच्चों, लेसन 3 है क्लास 10 का, जो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका अर्थ जानने का हम प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। यानी कि लोकतंत्र में जो प्रतिस्पर्धा होता है, जो संघर्ष होता है, वो क्या होता है। यानी कि प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, संघर्ष किसे कहते हैं। तो पहला लिखे हैं बच्चों कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा क्या होता है। ये जो कंपटीशन है, कंपटीशन अर्थ से आज सब लोग भली भांति से परिचित है कि किसे कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन किसे कहते हैं। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, यानी क्या है, किसे प्रतिस्पर्धा कहेंगे, किसे संघर्ष कहेंगे। तो पहले बात करते हैं बच्चों कंपटीशन पर कि प्रतिस्पर्धा होता क्या है, प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं। जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा कहते किसे हैं, कंपटीशन किसे कहते हैं। व्हाट इज ए कंपटीशन, कंपटीशन क्या है, किसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा का साधारण परिभाषा होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और उसे पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्तियों को बाधा नहीं डालते हैं, किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा का परिभाषा क्या निकल के आया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है। दो या, ये क्या हो गया, दो या दो से अधिक, दो से क्या भी हो सकता है, अधिक होता है। ये व्यक्तियों का क्या होता है, एक समूह होता है और एक समान लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हैं, ये प्रयत्न करते हैं, पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन एक दूसरे का ये बाधा नहीं पहुंचाते हैं, एक दूसरे का क्षति नहीं पहुंचाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ही प्रतिस्पर्धा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि हम लोग एक सीट पर एक कोई वैकेंसी आया, उसमें सीट निश्चित रहता है। मान लीजिए कि रेलवे का जो ग्रुप डी का फॉर्म आया, बोल दिया कि पटना बोर्ड में इतना सीट है। तो पटना बोर्ड में इतना सीट है और फॉर्म काफी मात्रा में जाता है। मान लीजिए कि 100 सीट है, 100 सीट पर कितना, 10,000 फॉर्म गया। तो 10,000 तो लोग तो जाएंगे, वहां पर जाएंगे एग्जाम देने के लिए जाएंगे वहां पर 10,000 लोग। लेकिन समान लक्ष्य है, प्राप्त करना सभी लोग चाहते हैं। लेकिन क्या किसी दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं, आपस में हम लोग झगड़ा करते हैं? नहीं। एक समान लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं और एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा, या क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। दूसरा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, संघर्ष क्या है। संघर्ष किसे कहते हैं? जैसे जीवन क्या हम लोग का संघर्ष है, व्यक्तियों का जीवन क्या होता है, संघर्ष होता है। और प्रतिस्पर्धा भी होता है व्यक्तियों का जीवन में, लेकिन प्रतिस्पर्धा कब होता है और संघर्ष कब होता है। ये जब दोनों बता देंगे तो पता चलेगा कि संघर्ष कब करते हैं और प्रतिस्पर्धा कब करते हैं। तो अब जानते हैं कि संघर्ष क्या है। संघर्ष किसे कहते हैं? व्यक्ति या कई व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति या कई व्यक्तियों का समूह। इसमें व्यक्ति होते हैं या व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्ति या कई व्यक्तियों का समूह एक लक्ष्य को पाने के लिए
एक क्या करते हैं, एक लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं। उसे क्या कहते हैं, संघर्ष। यानी कि संघर्ष में एक व्यक्ति एक लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसके काम में रुकावट उत्पन्न करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। जबकि प्रतिस्पर्धा में ये बात नहीं होता है। तो संघर्ष किसे कहते हैं, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक समान लक्ष्य को पाने के लिए, एक समान लक्ष्य को या एक लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही संघर्ष कहते हैं। अब मान लीजिए कि संघर्ष क्या है, जैसे चुनाव में नेताजी खड़ा होते हैं, एक सीट है और दो व्यक्ति क्या करते हैं, एक ही लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन चुनाव में क्या देखा जाता है कि जो विपक्षी पार्टी होते हैं दूसरों को क्या बाधा उत्पन्न करते हैं। और कभी कभी तो यह देखने को मिलता है कि विपक्षी को क्या कर दिया जाता है, जान से ही मरवा दिया जाता है। तो क्षति उत्पन्न होता है कि नहीं, इसमें क्या होता है, क्षति उत्पन्न होता है। तो इसे क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही संघर्ष कहते हैं। और इस चैप्टर में जो है हम लोग का क्या पढ़ना है, प्रतिस्पर्धा पढ़ना है कि संघर्ष। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, संघर्ष पढ़ना है। क्या पढ़ना है, संघर्ष। यानी कि इस चैप्टर में जो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, आंदोलन पढ़ना है। तो आंदोलन में क्या होता है, कंपटीशन होता है, नहीं। आंदोलन में कभी कंपटीशन नहीं होता है, क्या होता है, संघर्ष होता है। तो क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, संघर्ष के बारे में पढ़ना है कि संघर्ष क्या होता है। और मेरा यह अपना व्यक्तिगत मत है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों भी होना चाहिए। क्योंकि अगर संघर्ष नहीं रहेगा तो हमारी बातों को हमारी सरकार नहीं सुन पाएगी, हमारी बात को नेताजी नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं तब तक हमारी बातों को सरकार नहीं सुनती है। वो किसान का बात हो या विद्यार्थियों का बात हो या शिक्षकों का बात हो, किसी का भी बात हो या महिलाओं की बात हो, जब तक ले हम लोग संघर्ष नहीं करते हैं, जब तक ले आंदोलन नहीं करते हैं, हमारी बातों को सरकार कभी भी नहीं सुनती है, इग्नोर कर देती है। इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है और संघर्ष भी जरूरी है। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन देते हैं एक जॉब के लिए। तो स्टूडेंट लाइफ में जब रहते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा। जब स्टूडेंट लाइफ से चल बाहर निकल जाते हैं तब क्या करते हैं, जिंदगी में संघर्ष करते हैं। इस जीवन को जीने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। हर एक दिन क्या हो रहा है, संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष के भी होना अति आवश्यक है इस लोकतंत्र में। तब जाकर एक सही लोकतंत्र का, एक आदर्श लोकतंत्र में, एक अच्छे नेता का क्या हो पाएगा, चुनाव हो पाएगा। क्योंकि बिना संघर्ष के द्वारा हमारी बात को सरकार सुनने वाले नहीं हो, वो किसान का बात हो या विद्यार्थियों का बात हो या महिलाओं का बात हो या बच्चों का बात हो या विद्यालय की बात हो, जब तक ले संघर्ष नहीं करते हैं, जब तक ले आंदोलन नहीं करते हैं, तब तक ले कोई हमारी सुनने वाले नहीं। तो ये हो गया संघर्ष और ये हो गया प्रतिस्पर्धा। तो इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग का सिर्फ क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है संघर्ष के बारे में, यानी कि आंदोलन के बारे में पढ़ना है। और जो फर्स्ट आंदोलन दिया है इस चैप्टर में, उस आंदोलन का नाम है स्टूडेंट मूवमेंट, जेपी मूवमेंट, टोटल रेगुलेशन। यानी कि छात्र आंदोलन क्या था, जेपी आंदोलन क्या था और संपूर्ण क्रांति क्या था। इस तीनों क्रांति का एक ही नाम है, अलग अलग नामों से पुकारा गया इसको। कोई कहते हैं इसे बिहार में छात्र आंदोलन, कोई कहते हैं जेपी आंदोलन, कोई कहते हैं संपूर्ण क्रांति। तीनों क्रांति एक ही नाम से जाना जाता है, तीनों का एक ही अर्थ हुआ। या तो आप छात्र आंदोलन बोलिए, या आप जेपी आंदोलन बोलिए, या आप संपूर्ण क्रांति बोलिए। तीनों का कहने का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। अगर पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति के बारे में लिखिए या जेपी मूवमेंट के बारे में लिखिए या स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में लिखिए, तो क्या होगा, तीनों का एक ही होगा। ये बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था, बिहार में छात्र आंदोलन या जेपी आंदोलन शॉर्ट लिखे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट। बिहार में छात्र आंदोलन होगा, जेपी मूवमेंट, जेपी आंदोलन या टोटल रेगुलेशन, संपूर्ण क्रांति के बारे में। तो तीनों का एक ही होगा। तो ये जानते हैं कि बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था या जेपी आंदोलन या बोलिए संपूर्ण क्रांति क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था। बिहार में छात्र आंदोलन
या जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति होने के क्या कारण है? तो इसके होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख है उसी कारण को यहाँ पर रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जानते हैं कि बिहार में छात्र आंदोलन के क्या कारण था, या जेपी आंदोलन के क्या कारण था, या संपूर्ण क्रांति का क्या कारण था। तो पहला कारण है कॉन्ट्री टू दी 1971 इलेक्शन स्लोगन गरीबी हटाओ। पहला कारण क्या था? कॉन्ट्री टू दी 1971 इलेक्शन स्लोगन गरीबी हटाओ, यानी कि 1971 के चुनावी नारे, क्या है, 1971 के चुनावी नारे के द्वारा गरीबी हटाओ के नारा दिया गया था, उसके विपरीत कार्य हुआ। इंदिरा गांधी जी ने 1971 के, ये बात कब की है? इंदिरा गांधी जी ने 1971 ईस्वी की बात की है, गरीबी हटाओ के नारे दी थी। क्या अगर हम सत्ता में आएंगे तो गरीबी को क्या करेंगे? हटाएंगे। लेकिन उसके क्या हुआ था? विपरीत कार्य हुआ था। कंट्री टू दी 1971 इलेक्शन स्लोगन गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जी बोली थी 1971 में कि हम अगर सत्ता में आते हैं इस देश से क्या कर देंगे? गरीबी को हटा देंगे। लेकिन वो गरीबी को नहीं हटाई, उसका जो रणनीति था गरीब को हटाने का रणनीति था। यानी कि वो क्या करना चाहती थी? गरीबी को भारत से हटा देना चाहती थी। यानी कि वो तो बोले थे कि गरीबी को हटाएंगे, लेकिन जब सरकार में आई तो महंगाई क्या हो गया? चरम सीमा पर आ गया। बहुत सारे हमारे वस्तु का क्या हो गया था? दाम बढ़ गया था, जिस कारण बिहार में जयप्रकाश नारायण ने क्या किए? छात्र आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो पहला कारण क्या था? 1971 में इंदिरा गांधी ने वादा की थी कि अगर हम सरकार में आएंगे तो गरीबी को क्या कर देंगे? हटाएंगे। लेकिन सत्ता में आती है, लेकिन फिर भी गरीबी को नहीं हटा पाती है, इसका विपरीत कार्य हो जाता है, यानी कि गरीबी और चरम सीमा पर बढ़ जाता है। दूसरा कारण था इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ड्यू टू बांग्लादेश रिफ्यूज। दूसरा कारण था इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी ड्यू टू बांग्लादेश रिफ्यूज, यानी कि बांग्लादेश के शरणार्थियों के प्रवेश पर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा? असर पड़ा। बांग्लादेश के शरणार्थियों के प्रवेश पर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा? असर पड़ा। 1971 ईस्वी में हमारे देश में बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी, यानी कि 80 लाख लोग करीब हमारे देश में प्रवेश कर गए शरणार्थी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या हो गया? काफी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है जो इसका काफी गिर गया। एक तो पहले गरीबी से झेल रहे थे, और उसका ऊपर क्या? बांग्लादेश के शरणार्थी हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं, और उससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था काफी गिर जाता है। एक तो पहले से ही देश में भूखमरी जैसा स्थिति था, और ऊपर से 80 लोग हमारे यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, जिससे और क्या हो जाता है? भूखमरी हो जाता है, जिस कारण से जयप्रकाश नारायण जी ने क्या कर देते हैं? आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण एड स्टॉपेड फॉर इंडिया फ्रॉम यूएसए। यूएसए ने क्या कर दिया? भारत को सहायता बंद कर दिया। बोला यूएसए, अमेरिका बोला कि किसी तरह से भारत का हम सहायता नहीं करेंगे। क्यों नहीं सहायता किया था? इसका कारण यह था कि जब बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में प्रवेश किए थे, क्यों प्रवेश किए थे? क्योंकि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को क्या करा दी थी? 1971 ईस्वी में क्या कर दी थी? इसको आजाद करा दी थी। यानी कि बांग्लादेश जो है, पहले बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, क्या हुआ था? पूर्वी पाकिस्तान था, और इसको आजाद कराकर क्या कर दी थी? बांग्लादेश। जिससे अमेरिका क्या था? काफी गुस्से में था, क्योंकि अमेरिका का दोस्त हुआ करता था पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान को इंदिरा गांधी आजाद कराकर बांग्लादेश नाम दे देती है। इसी से अमेरिका क्या हो गया था? हम लोगों से रूठ गया था। इसीलिए एड स्टेपेड फॉर इंडिया फ्रॉम यूएसए, यानी कि हम लोग का क्या कर दिया? सहायता करना बंद कर दिया था। चौथा कारण था इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कर्ड ऑयल इंटरनेशनली। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कर्ड ऑयल इंटरनेशनली, यानी कि विश्व बाजार पर, विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में क्या हो गया था? वृद्धि हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में क्या हो गया था? वृद्धि हो गया था। जब तेल में वृद्धि हो गया कच्चा तेल पर, तो भारत में तेल आएगा तो क्या होगा? सस्ता होगा कि महंगा? जब कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है तो तेल आएगा तो क्या होगा? तेल का काफी दाम बढ़ गया था, जिससे लोग अपने कृषि कार्य में सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। एक तो इंदिरा गांधी जी बोली थी कि गरीबी को हटाएंगे हम, लेकिन क्या हो गया है? गरीबी हट नहीं पा रहा था। क्या कारण हो गया? कच्चे तेल के दाम में वृद्धि हो गया था, और जब तेल में वृद्धि हो जाएगा तो जो हम लोग के कृषि का कार्य के प्रयोग करते हैं वो प्रयोग नहीं लोग कर पा रहे थे, जिस कारण क्या हो जाता है? आंदोलन हो जाता है।
अगला है इंडिया मानसून फेल्ड इन 1972, यानी कि 1972 ईस्वी में मानसून क्या हो गया, फेल हो गया। भारत का जो मानसून था वो क्या हो गया, फेल हो गया। जब मानसून फेल हो गया तो कहाँ से कृषि संबंधित कार्य होगा, तो कृषि संबंधित कार्य नहीं हुआ, यानी कि धान जो चावल होता है रबी और खरीफ फसल का बुआई नहीं हुआ, तो खाने को कहाँ से मिलेगा, भूखमरी जैसी क्या हो गई, स्थिति हो गई। अगला है राइज इन एम्प्लॉयमेंट, राइज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगार में क्या हो गई, बेरोजगार में क्या, बेरोजगारों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी कि बहुत सारे लोग हमारे भारत में क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। उनका रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं था कि कहाँ से भोजन को करेंगे, कहाँ से भोजन को हम करेंगे, और बेरोजगार हो गए बहुत सारे लोग। तो जब बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भूखमरी की स्थिति आ गया। जब भूखमरी की स्थिति आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर पूजा पाठ होगा नहीं दोस्तों, क्या होगा, वहाँ पर हिंसा भड़केगी। तो क्या हो गया, युद्ध हो गया। तो ये था बिहार में छात्र आंदोलन के कारण या जेपी आंदोलन के कारण या संपूर्ण क्रांति के क्या था, ये कारण। तो पूछेगा कि बिहार में छात्र आंदोलन के क्या कारण थे, तो इन सब कारणों को लिखकर अगर इसमें आप 2-2 या 3-3 लाइन लिख देते हैं तो फुल नंबर मिल जाएगा दोस्तों। या पूछेगा जेपी आंदोलन, इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि जेपी आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी दे, कारण पूछेगा तो यही लिख देंगे। अब आगे जानने का प्रयास करते हैं कि लीडिंग दी मूवमेंट, यानी कि ये तो कारण हो गया। अब जानेंगे कि लीडिंग दी मूवमेंट, यानी कि बिहार में छात्र आंदोलन या जेपी आंदोलन या टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति की अगुवाई, यानी कि शुरुआत इसका कैसे होता है। ये तो कारण हो गया, लेकिन शुरुआत कैसे होगा, तो आप जानते हैं लीडिंग दी मूवमेंट यानी कि इसकी अगुवाई कौन किए थे, स्टूडेंट मूवमेंट है बिहार में छात्र आंदोलन की अगुवाई कौन किए थे, लीडिंग दी मूवमेंट। तो इस छात्र आंदोलन की शुरुआत की है जयप्रकाश नारायण ने। वर्ष 1975 ईस्वी का बात है। जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1975 ईस्वी में सांसद मार्च करते हैं, यानी कि सभी लोगों को अपील करते हैं, सभी भारतवासियों को अपील करते हैं कि आप लोग कहाँ चलिए, दिल्ली चलिए। और वर्ष 1975 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सांसद मार्च करते हैं और सभी लोगों को दिल्ली लेकर पहुंच जाते हैं और रामलीला मैदान में वहां पर दोस्तों आंदोलन किया जाता है। और वहां पर आंदोलन बहुत दिनों तक चलता है। जब किसी भी देश में, जब किसी भी राज्य में बहुत दिनों तक आंदोलन चलता है तो किसी भी उच्चतम न्यायालय का या पूछने का अधिकार होता है अपनी सरकार से कि वहां पर आंदोलन क्यों किया जा रहा है, लोगों की क्या परेशानी है। तो वहां पर इलाहाबाद के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने पूछते हैं कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है दिल्ली में। तो जयप्रकाश नारायण जी जवाब देते हैं कि इंदिरा गांधी जी 1971 ईस्वी में बोली थी कि हम सत्ता में आएंगे तो इस देश से गरीबी को हटाएंगे, यानी कि लोगों के लिए भलाई का कार्य करेंगे, जो कि कार्य नहीं कर रही है। इसी के खिलाफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो जगमोहन लाल जो सिन्हा थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इसकी जांच कराते हैं और इस जांच में ये पाया जाता है कि जो हमारे इंदिरा गांधी थी वे असंवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त की थी, यानी कि जो वादा की थी वो कार्य को नहीं की थी, यानी कि असंवैधानिक तरीके से गद्दी को क्या की थी, प्राप्त की थी। तो इसको क्या करार दिया जाता है, असंवैधानिक करार दिया जाता है जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा। और बोला जाता है कि आपको पद को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने सोची कि हो सकता है अब हमको पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। किस तिथि को करारा गया था असंवैधानिक, 12 जून 1975 ईस्वी को जगमोहन लाल सिन्हा जी ने बोल दिए कि इंदिरा गांधी असंवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त की है, इसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 ईस्वी को रातों रात जाती है राष्ट्रपति के पास, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, और जाती है और वहां पर बोलती है कि आप इस पर साइन कीजिए, और देश में क्या कर देती है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देती है। सुबह सुनने को मिलता है 8 बजे कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रपति क्या कर दिए, आपातकाल लागू कर दिए। जबकि कौन लागू की थी, इंदिरा गांधी। लेकिन क्या बोली थी भाषण में कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रपति आपातकाल लागू करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने पद को बचाने के लिए 25 जून 1975 की रात, डेट याद रखिएगा बच्चों, 25 जून 1975 की रात वो काली रात था जिसमें भारत में क्या हुआ था, आपातकाल की घोषणा कर दी थी इंदिरा गांधी ने। और आपातकाल की घोषणा करने के बाद इमरजेंसी लगा दी, यानी कि 352 जो होता है आर्टिकल, धारा क्या होता है देश में
लागू हो जाता है। और ये लागू होते हैं जितने ही आंदोलनकर्मी थे सभी आंदोलनकर्मियों को पकड़कर जेल में डलवा देती है कि नहीं रहेगा बांस नहीं बाजेगी बसुली। सभी आंदोलनकर्मियों को पकड़कर जेल में डलवा देती है। और 18 माह तक पूरे भारत भर में 18 माह तक पूरे भारत भर में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू रहता है। लेकिन आगे चल के 1977 ईस्वी में कोर्ट का आदेश आता है कि चुनाव करा लिया जाए। क्या कराया जाता है? चुनाव कराया जाता है। जब चुनाव होता है तो जनता ने इसका बदला निकाल लिया इंदिरा गांधी से। जनता झेल चुकी थी 18 माह में कि जनता को कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और 1977 के जब चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी को जनता करारी जवाब देती है। 542 सीट पर चुनाव होता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की पार्टियों में चुनाव होता है। और इस प्रकार यहाँ पर कांग्रेस क्या हो जाती है? हार जाती है। और 330 सीटें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 330 सीटें मिलती है। और इस प्रकार इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ पर क्या सत्ता चला जाता है। यहाँ तक कि रायबरेली से स्वयं इंदिरा गांधी हार जाती है। अमेठी से राजीव गांधी दोनों लोग क्या हो जाते हैं? अपना सीट भी नहीं बचा पाती है। क्योंकि जनता समझ चुके थे, अब जनता जान चुके थे इस देश के कौन होते हैं? जनता जनार्दन होते हैं। आप लोग कुछ नहीं है। जनता ने इसको जनादेश दे दिया था कि अगर आप लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो लोग आपके लिए समर्थन नहीं देंगे। और इस प्रकार इंदिरा गांधी क्या हो गई थी? हार गई थी। और उसके बाद हमारे देश में बीजेपी की सरकार आया और कांग्रेस पहला प्रधानमंत्री बने थे हमारे, वो बने थे दोस्तों, उसका नाम नहीं ध्यान पर आ रहा है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। लेकिन कुछ दिन तक सत्ता नहीं चला पाए, इन लोगों का भी सत्ता नहीं चला। और 1978 ईस्वी में पुनः चुनाव होता है। 78-79 ईस्वी में पुनः दोस्तों क्या होता है? चुनाव होता है। अब की बार इंदिरा गांधी को समझ में आ गया था कि हमको क्या करना चाहिए। देश की जनता के लिए समझ चुकी थी कि सर्वोपरि इस देश का कौन है? तो जनता है। जनता में पुनः जाती है और अपने किए हुए करतूतों का माफी मांगती है। और पुनः इनको जनता, पुनः जब चुनाव होता है 78 में, तो जनता इनको पुनः क्या कर देती है? पुनः चुनाव में इसको जिता देती है। और इस प्रकार पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। उसके बाद देश के भलाई के लिए कार्य करने लगती है। यानी कि इसको भी अब समझ में आ गया था कि देश के लिए सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। तो देश के लिए सबसे बड़े व्यक्ति कौन हो सकते हैं? तो जनता जनार्दन थे। क्योंकि जनता ने 1977 ईस्वी के इलेक्शन में इसको बता दिए थे कि देश के सर्वोपरि व्यक्ति कौन होते हैं। तो ये था दोस्तों इसकी अगुवाई। यानी अगर पूछेगा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों कैसे पूछेगा, एग्जेक्टिव यहाँ से कहा आएगा कि देश में आपातकाल कब लागू हुआ था। याद रखिएगा 25 जून 1975 को क्या हुआ था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। पूछेगा कि संसद मार्च कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण कहाँ के रहने वाले थे? बिहार पटना के रहने वाले थे दोस्तों। पूछेगा कि कौन न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था इंदिरा गांधी के पद को? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। कौन करार दिया था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था? इनको दोषी करार दिया था। किस तिथि को करार दिया था? तो वो था 12 जून 1975 ईस्वी को। 12 जून 1975 ईस्वी को। और यही कारण था कि अपने पद को बचाने के लिए 25 जून 1975 को क्या कर देती है? पूरे देश में आपातकाल लागू कर देती है। कौन से धारा के तहत? धारा 352, अनुच्छेद 352 क्या हो जाता है? पूरे भारत भर में लागू हो जाता है। तो ये दोस्तों इसको याद रखिएगा। उस समय कौन राष्ट्रपति थे? फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। 1975 ईस्वी में फखरुद्दीन देश के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन पूछेगा कि कितने माह तक भारत में आपातकाल लागू रहा? 18 माह तक। 18 माह तक पूरे भारत में क्या रहा? तो आपातकाल लागू रहा था। 18 माह के बाद जब चुनाव होता है तो इस चुनाव में जो जनता थे इंदिरा गांधी को
किए गए करतूतों का सजा दे देते हैं। यानी कि चुनाव क्या हो जाती है, ये हार जाती है और अपना सीट भी नहीं बचा पाती है, और जो इनके पुत्र थे वो भी अपना सीट को नहीं बचा पाते हैं। यानी कि इंदिरा गांधी रायबरेली से सीट खो देती है अपना, और जो इनके पुत्र थे अमेठी से सीट को क्या कर देते हैं, तो खो देते हैं। ये दोनों व्यक्ति अपना स्वयं सीट से हार जाते हैं। तो अब प्रधानमंत्री की क्या बात, अपने संसदीय क्षेत्र को ये लोग नहीं बचा पाते हैं। तो ये था बिहार में छात्र आंदोलन। क्वेश्चन आएगा कि बिहार में छात्र आंदोलन पर टिप्पणी लिखे, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग द मूवमेंट से, यानी कि छात्र आंदोलन की जो शुरुआत किया गया, अगुवाई किया गया, वहां से लिखने का स्टार्ट करेंगे। अगर कारण पूछेगा तो ये 5 कारण लिखकर 2 या 3 लाइन लिख देते हैं तो काफी है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।